नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले जीएस गुरु ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एमपीपीएससी संक्रांत 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के रणनीतिक स्ट्रैटेजिक तैयारी के इस सेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम यूनिट 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए थे जो बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए थे। जैसे पूमा पूछ लिया था, है ना, रोबोटिक्स टॉपिक से उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। इसके अलावा व्योममूत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा था, जो कुछ लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा था तो सही किया था। ब्लोफिश पूछ लिया था, एल्गोरिथम करके कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत, और कुछ बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें पूछी थी। करीब 6 से 7 क्वेश्चन थे यहाँ से। उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी इस यूनिट से क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इस टेक्निकल यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सर्वप्रथम हमारी जो रणनीति है, हम अपनी रणनीति के अंतर्गत इस टॉपिक को इस तरीके से समझने वाले हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कराएंगे। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों टॉपिक को हम मर्ज करके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ इनका पूरा बेसिक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इसकी एप्लीकेशन के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है इसको हम कवर कराएंगे, और तत्पश्चात हम इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी वेब पोर्टल, ऐप वगैरह करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ाएंगे। फिर हम ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस पर जो है अपना डिस्कशन यहाँ पर रखने वाले हैं। तो शुरुआत हम जो है आपके इस टॉपिक से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब आप ये कह सकते हैं कि कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मतलब आप समझ सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता। मतलब कि कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता विकसित करने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी अवधारणा है, और पूरी की पूरी दुनिया आने वाले दौर में, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होने वाली है। पूरी दुनिया रोबोटिक्स सिस्टम को फॉलो अप करने वाली है, और तमाम नवीन अवधारणाएं आने वाले समय में पूरे संदर्भ को जो है कहीं ना कहीं बदलेंगे। और पाठ्यक्रम में क्योंकि ये रखा गया है तो हमारा दृष्टिकोण एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, और हम यहाँ पर इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे, समझेंगे, ताकि चीज़ें आपको जो है सदैव के लिए समझ में आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है परिचय देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके अनुप्रयोग, इससे संबंधित भाषाएं, इसके प्रकार, इसके अलावा इससे संबंधित उदाहरण, इसका प्रभाव देखेंगे। क्योंकि मेंस में जीएस पेपर 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो यूनिट है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इससे संबंधित अवधारणाएं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह ऑलरेडी है। इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइड है। तो ना सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी के लिए टॉपिक यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयार होगा, बल्कि मेंस के लिए भी हम पूरी फोकस स्टडी पर यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सबसे पहले बेसिक बातें बताएंगे आपको कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से विकसित की गई थी, है ना, और ये कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता विकसित करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के मनुष्य को मशीनी स्वरूप इस तरीके से, मशीन के अंदर मनुष्य स्वरूप इस तरीके से देना कि कृत्रिम तरीके से एक बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाए, और आर्टिफिशियली मशीन में जो है मनुष्य का डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव यहाँ पर हो पाए। तो ये एक प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीनों को मानव की भांति व्यवहार करने के योग्य बनाया जाएगा और मशीनों को बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो विचारधारा है ये एकदम से नहीं आई, बल्कि आप समझ सकते हैं कि डाटा साइंस, डीप लर्निंग, है ना, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती चली गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो स्वरूप है
वो सामने आ गया। तो मशीन के दिमाग को इतना उन्नत कर देना कि वह इंसानों की तरह सोच सके, ऐसा 1956 में एक जॉन मैकार्थी करके व्यक्ति थे, उनके दिमाग में प्रश्न आया और उन्होंने ये सोचा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन के दिमाग को इस तरीके से बना दें कि वो इंसानों की तरह सोचने लग जाए, और उनकी इसी सोच, इसी विचारधारा से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता चला गया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा जो है यहां पर सामने आ गई। और उन्होंने कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है, इस प्रकार का इमिटेशन किया, इस प्रकार का विचार उन्होंने रखा कि क्या मशीन सोच सकती है, और क्या मशीन सोच सकती है। जब इस प्रकार का उन्होंने विचार रखा तो उनके द्वारा रखे इस विचार से ही जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम जो है वो चालू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही इस दिशा में सोचा। एलन ट्यूरिंग को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है, और इस दिशा में सबसे पहले एलन ट्यूरिंग, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, उनने इस दिशा में सबसे पहले काम करना चालू किया। और एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले इस दिशा में काम करना चालू किया एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में उन्होंने बताया, जो कि एक स्कैनर था, और अपनी स्टडी को यहां पर वो कंटिन्यू करते चले गए। और इसके बाद एक क्रिस्टोफर स्ट्रैची करके व्यक्ति थे, उन्होंने भी जो है इस क्षेत्र में, ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग किया और एक चेफर्स ड्रॉप नाम का प्रोग्राम यहां पर बनाया, और मार्क एक कंप्यूटर पर उसको चलाया गया। तो निश्चित तौर पर 1935 में एलन ट्यूरिंग और डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में काम करने वाले, निर्णय के क्षेत्र में काम करने वाले हर्बर्ट साइमन ने भी ये बोला कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, और 51 में क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने भी ये सोचा। तो ये एलन ट्यूरिंग, हर्बर्ट साइमन और क्रिस्टोफर स्ट्रैची जैसे लोगों ने भी पुरोगामी प्रयास किए। और उसके बाद फिर 56 में जो है जॉन मैकार्थी के द्वारा ये जो भी विचारधारा चल रही थी, इसको एक शब्दावली दिया गया, और उन्होंने बोला कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। और इस विचारधारा पर उन्होंने इमिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी इमिटेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा वर्ड दिया गया, और 58 से 60 के दौरान जॉन मैकार्थी ने एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसको लिप्स या लिस्ट प्रोसेसिंग कहा गया उसका डेवलपमेंट किया। देखते ही देखते 1965 आते आते एडवर्ड फेनबॉम, जोसिया लैडनबर्ग ने डेंड्रल नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोजेक्ट चलाया, डेंड्रल नाम का, जिसको एडवर्ड फेनबॉम और जोसिया लैडनबर्ग ने चलाया। और उसके बाद ये डेंड्रल प्रोग्राम के बाद में 73 में एलन कॉल मैटॉल के द्वारा एक प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग को लाया गया, और इस प्रोलॉग लैंग्वेज के बाद जो प्रोग्रामिनेशन इन लॉजिक फ्रेंच वर्ड था, इस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है वो यहां पर प्रोग्रेस होना चालू हो गई। अभी तक की क्लास में मैंने जो बातें बताई उनको थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि कृत्रिम तरीके से बुद्धि का विकास करना, और क्या मशीन सोच सकती है, और मशीनों को मनुष्य की तरह कैसे दिमाग डेवलप करके मशीनों को इस दिशा में सोचवाया जाए, यह विचारधारा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे पहले एलन ट्यूरिंग जैसे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाकर एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के माध्यम से काम चालू किया। बाद में हर्बर्ट साइमन ने बोला कि कंप्यूटर सोच सकते हैं। क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने जो है मार्क एक कंप्यूटर में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम चलाया। 56 में जॉन मैकार्थी ने इस दिशा में सबसे पहले काम चालू किया, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया, और उन्होंने बोला कि हमको मशीन को मनुष्य की तरह दिमाग दे करके उसको सोचवाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करना है। इसके लिए उन्होंने लिप्स अर्थात लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा को भी डेवलप किया। आने वाले समय में डेंड्रल नाम का प्रोग्राम चला जिसको फेनबॉम और लैडनबर्ग ने चलाया। बाद में एलन कॉर्न मैटोर ने जो है वो प्रोलॉग भाषा 73 में दी, और ऐसे देखते देखते जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं काम चालू हो गया।
आप ये कह सकते हैं कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये जो भी प्रोग्रेसिव वर्क हुए या जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट हुए, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रोग्राम हुए ये पूरे के पूरे डीप लर्निंग पर बेस्ड थे। और इस डीप लर्निंग प्रोग्राम के अंदर मनुष्य के ब्रेन को इस तरीके से न्यूरोलिक तरीके से डेवलप करने पर विचार किया गया कि यही डीप लर्निंग धीरे धीरे जो है ये मशीन लर्निंग का रूप लेने लगी। और यही मशीन लर्निंग जहां पर एक प्रकार से इनपुट और आउटपुट पर डिस्कशन होने लगा और एक एल्गोरिथम थ्योरी पे काम चलने लगा। और यही एल्गोरिथम जो है बाद में जाकर के जो है ये धीरे धीरे यही एल्गोरिथम धीरे धीरे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो गई। जैसे आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को देखते हैं, लगातार 3 दिन किसी वीडियो को आप देखते हैं, है ना। आप टैनी मॉटनी जो आपके अजय नागर है, सबसे फेमस यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो को लगातार आप 3 दिन देखते हैं तो लगातार आपको जो है एल्गोरिथम के तहत डाटा इस तरीके का इकट्ठा होने लग जाता है यूट्यूब के अंदर कि आपको उन्हीं के वीडियो दिखाई देने लगते हैं। अगर आप जीएस गुरु महेंद्र मूले सर्च करके हमारा वीडियो देखेंगे 3 दिन लगातार, तो हमारे जितने भी वीडियो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हैं वो आपको पूरे दिखने लग जाएंगे। यही चीज एल्गोरिथम कहलाती। जो ब्लोफिस करके क्वेश्चन पूछा था एल्गोरिथम वाला, वो यहीं से रिलेटेड था, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी विचारधारा है और इस विचारधारा को थोड़ा कंसेप्चुअल समझने की कोशिश यहां पर करनी चाहिए आप सभी को। और देखिए, फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट बी नेसेसरी थिंग्स दैट, क्योंकि जब तक फैक्चुअल आपको डाटा यहां पर तैयार नहीं होगा, आप इस परीक्षा को किसी भी स्थिति में क्रैक करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो भी आप यहां पे पढ़ रहे हैं साहब, आपको उसको पढ़ते समय एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जो भी आप यहां पर पढ़ रहे हैं उसको आपको यहां पे साहब याद करते चलना है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपसे कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको आपको भली भांति याद रखना, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे ना तो फिर जो है क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा तो चीजें फिर जो है आपको लंबे समय तक के जो है कहीं ना कहीं तकलीफ करेंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फैक्चुअल क्लियरिटी, है ना। इसी दिशा में हम अपने लेक्चर को अभी आगे बढ़ाएंगे और अभी तक के जो हमने चीजें बताई हैं उनको आप समझेंगे, है ना। एक एक टॉपिक पे जो है हम आपको यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हमने अभी तक बताया कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रिस्टोफर रैचरी और हार्बर्ट साइमन जैसे लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर हमने बताया कि 56 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम किया, इसलिए उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पितामह होने का श्रेय हासिल है। और ये जब पूरी चीजें दुनिया में चल रही थी तो इस समय क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपने स्वरूप को आगे बढ़ाते चल रहा था। तो अमेरिका ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जापान ने भी, ब्रिटेन ने भी उस समय अपने स्तर पर काम किया। सबसे पहले जो सबसे फेमस प्रोग्राम था वो जापान का प्रोग्राम जो सबसे फेमस था, उस जापान के प्रोग्राम को आपको याद रखना, वो था आपका 5th जनरेशन प्रोग्राम, है ना। ये जो प्रोग्राम था ये जापान का प्रोग्राम था और ये जापान का प्रोग्राम जो था 5th जनरेशन प्रोग्राम, ये काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम था जो चलाया गया था। इसके अलावा ब्रिटेन ने जो है एक एलवी नाम का प्रोजेक्ट चलाया था, और यूरोपीय संघ ने जो है एस्प्रिट नाम का एक कार्यक्रम चलाया था। भारत में भी एरावत नाम का एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम चलाए गए। बाद में 83 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बना। 90 आते आते जो है किस्मेट नाम का एक भावनात्मक रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप किया गया, जिसको भावनात्मक रोबोट होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किस्मेट, उसका नाम याद रखेंगे, नाम ही था किस्मेट। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा एक डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था और इसने गैरी कॉस्प्रो को जो है हराया 6 सेटों में। और उस समय काफी कंट्रोवर्सी हुई, आईबीएम कंपनी के ऊपर केस भी किया गया कि भाई उन्होंने गैरी कास्परो को हरा दिया। तो एक डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोग्राम सेट किया गया। 2005 में गूगल मैप प्रोग्राम चालू हुआ। 10 में डीप माइंड कंपनी के द्वारा गूगल ने इसको 2014 में डीप माइंड कंपनी की स्थापना हुई, जिसको 2014 में गूगल ने खरीद लिया और गूगल डीप माइंड इसका नाम हो गया। इसका हेडक्वार्टर आजकल लंदन में है। और देखते ही देखते जो इस तरीके के प्रोग्राम चालू होते गए और फिर आपको पता है कि
14 के आसपास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सिरी लॉन्च हो गया। और अमेजन ने भी एक एलेक्सा नाम का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया। और इस तरीके से जो है सिरी, एलेक्सा, इस प्रकार के जो है नए नए जो है वॉइस वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जो है वो डेवलप किए गए। तो सिरी अमेजन ने डेवलप किया और इसका एप्पल ने सिरी लॉन्च किया और अमेजन ने जो है एलेक्सा लॉन्च किया। 2016 में गूगल असिस्टेंट का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट डेवलप हुआ और बाद में फिर एक हैंसन रोबोटिक कंपनी है हांगकांग की, डेविड हैंसन, इन्होंने एक सोफिया नाम की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड रोबोटिक्स बनाई, जिसको सऊदी अरब की नागरिकता भी हासिल है और हाल में ही चाइना की भी नागरिकता सोफिया को मिल गई है। इसके अंदर जो है 62 प्रकार के जो हैं वो भावनात्मक चित्र प्रस्तुत करने के जो है स्वरूप हैं। और सोफिया जो है इसने 1500 बच्चों को इंदौर में संबोधित भी किया था, इस वजह से चर्चा में भी रही थी। इसके अलावा 2017 में जो है रोबोकोप नाम का एक जो है पुलिस रोबोट जो है यहाँ पर डेवलप किया गया। और ये प्रोजेक्ट ब्रेनवेव याद रखेंगे, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्टार्ट किया। और सैमसंग वालों का जो वर्चुअल बेस्ड असिस्टेंट है उसका नाम है बिक्सबी, है ना, ये याद रखेंगे। अभी तक अपन ने सिरी देखा एप्पल का, फिर अपने एलेक्सा देखा अमेजन का, फिर आपका गूगल वालों का देखा, अभी ये बिक्सबी देखा आपने, है ना। तो ये सब वर्चुअल असिस्टेंट से, है ना। बिक्सबी किसका पूछ लेगा, जोड़ी बनाने में दे देगा, है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भाषाएं हैं जिनका प्रयोग यहां पर किया जाता है और उन भाषाओं को भी समझना आपकी हमारी जिम्मेदारी। जैसे मैंने एक लिप्स करके बताया था आपको, लिस्ट प्रोसेसिंग, जो 1960 में ये लैंग्वेज यहां पर लाई गई। लिप्स जो है लिस्ट प्रोसेसिंग 1960 में लाई गई, जॉन मैकार्थी के द्वारा लाया गया और व्यवस्थित रूप से विकसित की गई। यूएसए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख भाषा है। और प्रोलॉग मैंने बताया था 73 में डेवलप की गई एलन कोल मैरेट के द्वारा, जो फ्रांस के हैं। और ये भी सुनिश्चित करती है कि भाई जो दिया गया कथन अन्य कथनों से तर्कतः मिलता है या नहीं मिलता लॉजिकली। और सभी आईएएस तार्किक होते हैं और शैलेंद्र एक आईएएस है। प्रोलॉग सामान्य प्रतिक्रिया देगा कि शैलेंद्र तार्किक है। कहने का सीधा मतलब है जैसा उसमें डाला जाएगा उस तरीके से उसके द्वारा जजमेंट यहां पर दिए जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं पाइथन है, जावा है, जूलिया है। दे देगा क्वेश्चन कि भाई पाइथन, जावा, जूलिया संबंधित है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लैंग्वेजेस है, है ना। मैं यहां पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितना बेसिक नॉलेज, जितना कंसेप्चुअल नॉलेज और जितना एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आपको यहां पर मिल पाए वो हम यहां पर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लस जो भी हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में और हमारी ऑफलाइन में, तो उनको हम इनसे संबंधित टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा रहे हैं, है ना। और जितना संभव हो पाए अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लगभग 75-80 दिन का समय बच गया है और एमपीपीएससी के प्रिलिमिनरी में 82 के आसपास टॉपिक्स हैं। और हमारे कुछ वीडियोस में 2-3 टॉपिक एक साथ और कुछ वीडियोस में एक टॉपिक 2-3 बार में, जैसे टॉपिक का वैलिडिटी और इंपॉर्टेंस रहेगा वो उस प्रायोरिटी में आपको दिए जाएंगे, है ना। तो ये यूनिट 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार 2 क्वेश्चन इन 3 टॉपिकों से पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे। यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 10 और यूनिट 7, ये जो 4 टेक्निकल यूनिट है अच्छे से करिए। एमपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी अच्छे से करिए और बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अच्छे से करिए। 3 सेगमेंट में तैयारी करिए, सही दिशा में तैयारी करिए। चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर के यहां पर जो दृष्टिकोण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 4 प्रकार की चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 4 प्रकार की चीजें यहां पर देख रहे हैं हम। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पहला प्रकार है वो है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, मतलब कि प्योरली रिएक्टिव। सेकंड जो है सीमित स्मृति, मतलब लिमिटेड मेमोरी। तीसरा है ब्रेन थ्योरी और चौथा है सेल्फ अवेयरनेस। जो पहला है, जो इसका पहला सिद्धांत है वो कहता है, पहला सिद्धांत कहता है पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक मतलब प्योरली रिएक्टिव, पास्ट एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर और डू नॉट स्टोर
द मेमोरीज कहने का मतलब यह है, ये वातावरण परिस्थितियों से सीधे सूचना ग्रहण करके निर्णय लेता है। इसमें पास्ट एक्सपीरियंस पर फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती और डू नॉट स्टोर इज मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये प्योरली रिएक्टिव होता है, जहां पर कोई भी जानकारी को पिछले अनुभव के आधार पर जो है, वह परिस्थितियों के आधार पर जो आपके है एक्शन थ्योरी प्लान के आधार पर भूतकाल की गलतियों को सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य के लिए जो है रखा जाता है। और ये पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक टाइप की अवधारणा यहां पर है। और इसी आधार पर जो है वो डीप ब्लू कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसमें गैरी कोर्सफो को हराया गया था और अल्फा गो प्रोग्राम बना करके जो है संबंधित खिलाड़ी को वहां पर हराया गया था। ठीक है, तो पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक मतलब प्योरली आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्योरली रिएक्टिव, ये एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो उसमें डाल दिया जाता है वो करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे आधारभूत प्रकार है। विस्तृत विश्व की जानकारी का इसमें अभाव होता है, क्योंकि जो भी वातावरण और परिस्थितियों से सीधे सूचनाएं ग्रहण करता है उस आधार पर यह निर्णय ले लेता है। दूसरा है आपका लिमिटेड मेमोरी, पिछले अनुभवों के आधार पर सीमित सूचनाएं इसमें होती है, जैसे स्वचालित कार, चैटबॉट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इस टाइप की चीजें। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो ब्रेन थ्योरी है, जिसमें भावनाओं को, जितने भी आपके इमोशन है, बिलीव है, पीपुल है या इंटरेक्ट सोशली, इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर जो है ब्रेन थ्योरी में रखा जाता है। और चौथे नंबर पर जो है ना, जैसे ब्रेन थ्योरी में आप समझ सकते हैं कि इसमें मशीन अभी तक नहीं बनी है, इस क्षेत्र में काम चल रहा है। जैसे स्टार वार फिल्म में C3PO या R2D2 या रोबोट पिक्चर में जो है सोनी का रोल है ना, उसमें जो है इस तरीके के इमोशंस होते हो, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ज़्यादा इमोशनली हो जाता है वो आदमी। तो अभी तक हम लोग जो है प्योरली रिएक्टिव कर चुके हैं, लिमिटेड मेमोरी कर चुके हैं, और अभी हम तेजी से काम कर रहे हैं इस दिशा में, जहां पर हम ब्रेन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं। और चौथा है सेल्फ कॉन्शियस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। इस तरीके के रॉबोट स्वयं डेवलप होते हैं। मस्तिष्क सिद्धांत का अगला चरण है, इस दौर में अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। ये दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, और भविष्य की पीढ़ी में 2030, 2040, 2080 में इस प्रकार के रॉबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे, जो बहुत मेधावी, संवेदनशील, जागृत होंगे। जो एक्स मसीना फिल्म की ईवा है या टीवी सीरियल जो ह्यूमंस ऑफ सिम्स है, उसमें इस प्रकार के किरदारों को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो जो मुझे बात यहां पर समझ में आई, जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, 4 तरीके की चीजें बहुत महत्वपूर्ण है साहब। वो 4 तरीके की चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो 4 तरीके की चीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहले नंबर पर है आपके प्योरली जो है आपका पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, है ना, पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, जिसमें पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक प्योरली जो है वो एक्टिव रिएक्टिव, जिसमें मैंने बताया कि डीप ब्लू कंप्यूटर बना करके जो है गैरी कोर्सपो को हरा दिया। दूसरे नंबर पर जो है आपके लिमिटेड मेमोरी, और लिमिटेड मेमोरी में जो आप उसमें डालेंगे लिमिटेड मेमोरी में वो आप करेंगे। तीसरे नंबर पर जो है आपके ब्रेन थ्योरी, जिस पर अभी काम चल रहा है, और इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट पे काम चल रहा है। और चौथे नंबर पर जो हो गया वो हो गया आपका सेल्फ अवेयरनेस, है ना, सेल्फ जो है वो अवेयरनेस। इस तरीके के भी रोबोट भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बुनियादी और बेसिक बातें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ जानकारी जो आपको जानना चाहिए, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम जो है 2018-19 में नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित किया गया, और नीति आयोग ने राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ना। तो राजीव कुमार कमेटी किस लिए बनाई गई, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि राजीव कुमार कमेटी जो है वो किसने बनाया और किस लिए बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है इस तरीके की कमेटी का जो है वह डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो जो है वो किया गया है ना, ये दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो IIT दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है, स्कूल ऑफ, है ना। और जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के सेटअप के लिए सरकार $480 मिलियन का खर्च करने का प्रोग्राम बना रही है ना। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने जो है वो हार्मोनाइजर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। तो हार्मोनाइजर इंडिया आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि कपिल देव ने हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट किया है। तेलंगाना वह राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर 2020 घोषित किया अपने हम। IIT हैदराबाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बीटेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमारे नोट्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे PG प्रोग्राम कराने वाली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। एक टीवी कार्यक्रम आता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिसमें स्नेहा
डॉक्टर स्नेहा चैटबोट करती हैं और उस पर डिस्कशन करती हैं टीनेजर्स के साथ। तो ये भी एक आर्टिफिशियल पावर पर बेस्ड चैटबोट प्रोग्राम है। इसके बाद 2020 जून में भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बना है ना। कुछ संस्थाएं हैं जैसे नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2018-19 में नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है ना। पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग की अवधारणाओं पर बेस्ड है ना। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको यहाँ पर समझना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी विचारधारा है जो कि कहीं ना कहीं डीप लर्निंग पर और डीप लर्निंग के साथ साथ जो पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, डीप लर्निंग पर बेस्ड है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों ही अवधारणाओं से जो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों को जोड़ने के बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं बिग डाटा की जरूरत पड़ती है, एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जरूरत पड़ती है और नेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम पर बेस्ड काम होता है। और इसी नेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम पर बेस्ड जो काम होता है उस पूरे प्रोग्राम को जो है इसके अंतर्गत जो है यहां पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, कुछ टेक्निकल समस्या यहां पर आ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। तो अभी तक की जो क्लास में हमने आपको यहां पर जो चीजें बताई, इसके बाद हम अपने अगले डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा अगला डिस्कशन जो है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय योजना भी बनाई है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है ना। ये आर्टिफिशियल पोर्टल जारी किया मई 2020 में नेस्कॉम के द्वारा। इसके अलावा मैंने ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जून 2020 में भारत मेंबर बना। प्रधानमंत्री जी ने G20 की जो बैठक हुई थी ओसाका जापान में 28-29 जून को, उसमें 5I पर जो है डिस्कशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। पहला इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, निवेश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की उन्होंने, 5I में से एक आई। इंडिजिनाइजेशन पे बात की, स्वदेशीकरण, देशीकरण, इंक्लूसिवनेस, समावेशीकरण पे बात करी और इनोवेशन पर बात करी। हो सकता कोई एक आई पूछ लेगा 5I या 5I संबंधित है पूछ लेगा है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिजिनाइजेशन, इंक्लूसिवनेस और इनोवेशन, ये याद रखें। तो भारत में असीम संभावनाएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कुछ सेटअप भी काम कर रहे हैं, जैसे एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैंकिंग सेवाएं चल रही हैं है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरा पूरा डीप लर्निंग पर बेस्ड है ना। और कुछ प्रोग्राम है जिनको अपन देखते हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं विश्व स्तर पर। जैसे मैंने आपको अभी चर्चा में एप्पल सीरी पे चर्चा भी की थी है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से कर देता हूँ कि आपको समझ में आए है ना। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब हमारे पढ़ाने का। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा याद कराते भी चलूँगा आपको। ठीक है, एक मिनट देखते चलेंगे। ठीक है, विश्व के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। बड़ा टॉपिक है साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना परिश्रम और जितना मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको हाथ लगेगी। ठीक है, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं तो 1000% हमारा पूरा जो ध्यान है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होना चाहिए। फिर हम रोबोटिक्स पे चर्चा करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो रोबोटिक्स पे होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे आपके साइबर सिक्योरिटी पर, तो साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तीनों जो है आपकी एक ही हेडिंग में जो है यूनिट 9 में दिया हुआ है। आप जरा ध्यान से सिलेबस को देखना है ना, तो आपको समझ में आएगा। ये एप्पल सीरी, जो एप्पल सीरी आप मोबाइल यूज करते होंगे तो मोबाइल में देखा होगा आपने, ये आपका एक प्रकार का पर्सनल वॉइस असिस्टेंट है और आप इस तरीके से यहां पर इसका यूटिलाइजेशन करते होंगे। तो सिरी को जो है वो 4 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था एप्पल कंपनी के द्वारा। इसी तरीके से टेस्ला कार है, टेस्ला कार जो कि अमेजन वालों ने 1 जुलाई 2013 को जो है डेवलप करी थी। टेस्ला कार जिसको सेल्फ ड्राइविंग कार है, आने वाले समय में सब सेल्फ ड्राइविंग चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है 2010 में आया था, ये गूगल नेक्स्ट, गूगल के द्वारा जो है यूटिलाइज करने के लिए लाया गया था। अलेक्सा जो है 2014 में आया था, ये अमेजॉन के द्वारा डेवलप किया गया था। आर्टिफिशियल गूगल मैप्स 8 फरवरी 2005 गूगल के द्वारा किया गया था। ट्रिपल AI एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ AI
है ना। 2007 में ये प्रोग्राम चालू किया गया था पाओ अल्टो कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को बनाया गया है, मानव रोबोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व का पहला रोबोटिक नेता है ना। हमारे वर्तमान नेताओं की तरह इसमें भी गुण मौजूद है या नहीं ये देखना पड़ेगा जाके। तो ये जो है सेम है, एक रोबोटिक नेता है। IBM वाटसन ये हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो कैंसर और तंत्रिका तंत्र में जोखिम की पहचान करेगा। अभी तो देखो कोरोना काल में एक कोरो नाम का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोट बनाया गया, और जो काफी जो है रोबोटिक लेवल पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है, जिसने काफी बेनिफिट जो है सोसाइटी को पहुंचाए। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ना। अब ये डीप ब्लू कंप्यूटर है ना, अगला जो है वो डीप ब्लू कंप्यूटर है। तो डीप ब्लू कंप्यूटर 1997 में बनाया गया। ये IBM वालों का था जिसने जो है गैरी कॉस्पो को हराया था। एक अल्फा गो प्रोग्राम था, 2016 में आया था ये अल्फा गो प्रोग्राम। और ये अल्फा गो प्रोग्राम जो है ये भी बहुत फेमस प्रोग्राम था। ये अल्फा गो प्रोग्राम पूछ सकता है किसके द्वारा बनाया गया था। ये अल्फा गो प्रोग्राम जो है ये बेसिकली अल्फा गो प्रोग्राम जो है ये गूगल डीप माइंड कंपनी का प्रोग्राम था। अल्फा जीरो चेस प्रोग्राम 17 में आया था, ये भी गूगल डीप माइंड कंपनी का प्रोग्राम था। बिक्सबी जो है ये 21 अप्रैल 2017 को सैमसंग ने लॉन्च किया था, ठीक है। बिक्सबी ये भी एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि ये वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है ना, जैसे आपका सिरी है, जैसा आपका अलेक्सा है, जैसा आपका बिक्सबी है। अभी गूगल वॉइस कमांड सिस्टम भी डेवलप हुआ है 18 मई 2016 को। तो ये इस दिशा में काम हो रहा है ना। गूगल असिस्टेंट 2016 में हुआ है। सोफिया 2016 में विश्व का सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानवीय रोबोट है। रोबोकोप 19 में UAE की जो है पुलिस बल में शामिल किया गया। रूम्बा घरेलू वैक्यूम क्लीनर है ना। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये ओली याद रखेंगे। ओली याद रखेंगे ना। ओली है, पेठाई है ना। तो इसमें ओली थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ओली को इंपॉर्टेंट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसको रट डालिए। बिना रटे तो काम भी नहीं होने वाला है, क्योंकि परीक्षा अगर सही में निकालनी है और एग्जाम को सही में क्वालिफाइड करना है तो आपको रटना तो पड़ेगा। ये भी वाइज असिस्टेंट है, और ये पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है ओली, है ना। पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो इस बार की परीक्षा में पूछ चुका है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। व्योममित्र इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, है ना। एक बार देखते हैं क्या यहाँ पर संभावना इस टॉपिक की है, ठीक है। जितने भी हैं भाई एक एक बार देख लो, एक एक बार पढ़ लो, बहुत जरूरी है ना। अब देखिए पूछा भी था PSC ने, हमारे पास पेपर रखा होगा शायद PSC का, तो उसमें PSC में क्वेश्चन भी था, ये व्योममित्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट नेम्ड इज व्योममित्र। 4 ऑप्शन थे, इसरो इसका सही आंसर था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, ठीक है। तो व्योममित्र को जो है ये 22 जनवरी जो है करंट अफेयर से जोड़ के पूछा था। 22 जनवरी जो है 2020 को छोड़ा गया था, जो गगनयान अभियान है उसके लिए। अर्धमानवीय रोबोट है ना। बेंगलुरु में इसका इसरो का हेडक्वार्टर है, वहां से ये छोड़ा गया था। इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 को जो है संगठन बना। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अभी तक हमने चंद्रयान 1 भेजा जो है 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा। हमने चंद्रयान 2 भेजा, है ना, 22 जुलाई 2019 को, है ना। उसमें प्रज्ञान रोवर और जो विक्रम लैंडर भेजा था, थोड़ा संपर्क टूट गया तो वो प्रोग्राम थोड़ा फेल हो गया। अब भविष्य में चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, 5 छोड़ने वाले जितने भी हमारे चंद्रयान पे अभियान है वो मानव रहित है, क्योंकि किसी मनुष्य को भेजकर हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना। जैसे लाइका जो एक जो है बीच जो है अमेरिका ने अपने अभियान में भेजी थी, वो अत्यधिक दाब वहां होने की वजह से, जो उनके अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत जब नील आर्मस्ट्रांग वगैरह चंद्रमा गए थे उस समय उन्होंने लाइका को भी अंतरिक्ष में भेजा था, तो वो जो है लाइका जो है अत्यधिक प्रेशराइज होने की वजह से वहां पर मर गई थी। तो हमने जो व्योममित्र भेजा है वो एक प्रकार का एक अर्धमानवीय रोबोट भेजा है, क्योंकि मनुष्य को नहीं भेज सकते। अभी हमारा चंद्रयान 3 23 में, चंद्रयान 4 24 में, चंद्रयान 5 25 में भेजने वाले। स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट के लिए हमारा कानपुर IIT के अंदर सुस्मित सेन इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का प्रोग्राम है, मानव रहित प्रोजेक्ट है। और चंद्रयान 1 2 की सफलता जो भी जिस स्तर पर हुई, तो उसको अब हम आगे 3 4 5 में आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये व्योममित्र गगन अभियान के अंतर्गत भेजेगा। गगनयान 1 हम 22 में भेज रहे हैं, गगनयान 2 हम जो 23 में भेज रहे हैं। ये श्रृंखला हमारी चलने वाली। एक लक्ष्मी करके रोबोट है जो नवंबर 2016 में बना।
पहला बैंकिंग रोबोट है ये कुंभकोटम करके तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक के अंदर है, अंग्रेजी भाषा में बातचीत करती है। इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है 125 प्रश्नों के उत्तर जो भी बैंक में जाता है उनको उसी तरीके से दे देती है। बेसिकली ये फ्रांस से जो है हमने निर्यात किया हुआ है। आप नेट पे सर्च करके लक्ष्मी देख भी सकते हैं, है ना। अभी समय नहीं है देखने दिखाने का, या परीक्षा में टिक लगाना महत्वपूर्ण है, देखने दिखाने थोड़ी बैठे हैं अपने यहाँ पे ना। देखते दिखाने वाले तो बहुत लोग हैं, अपने को देखना नहीं है, याद करना तो व्योम मित्र याद रखें, लक्ष्मी याद रखें, फ्रांस से हमने लिया है। रोबोको है, रोबोको चेन्नई पुलिस के पास है। प्रज्ञान रोवर है, मैंने बताया था चंद्रयान जो है मिशन के दौरान इसको यूटिलाइज किया गया, विक्रम ने धोखा दे दिया, वरना चंद्रयान 2 हमारा सफल हो जाता, है ना। इसके बाद हमारा ट्रैफिक रोबोट सिस्टम जो है इंदौर में डेवलप किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ट्रैफिक रोबोट सिस्टम कभी आप इंदौर जाएंगे तो आप इंदौर में देखेंगे, वहाँ पर जो है ट्रैफिक में जो है इस प्रकार का एक रोबोट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम यहाँ पर याद रखना है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में इस प्रकार का ट्रैफिक रोबोट सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम डेवलप किया गया है। अब जो अगली बुनियादी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आस्क दिशा है, ये अक्टूबर 2018 में IRTC के द्वारा छोड़ा गया। ये स्टेशन में लगा रहता है, पहले अंग्रेजी में जवाब देता था, आजकल हिंदी में भी जवाब देता है, प्रश्नों के उत्तर देता रहता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान? भाई फायदे यही है, मनुष्य की तरह सोचेगी, मशीनें व्यवहार करेंगी तो ईजी गोइंग होगा, तो ये सभ्यता खतरे में पड़ेगी, है ना। स्टीव हॉकिंस ने कहा भी है कि मनुष्य की पूरी रचनात्मक शक्ति ही नष्ट हो जाएगी अगर हम पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो गए तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको आपको यहाँ पर देखना चाहिए और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको आपको यहाँ समझना चाहिए। अब जो मेन बात है, जो मेन इशू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, है ना, एरावत कार्यक्रम चला रहा है भारत सरकार, और एरावत का फुल फॉर्म है, आपको एरावत का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। एरावत का फुल फॉर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1-2 चीज़ें और हैं, उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर आप एरावत करके एक इंपॉर्टेंट लिख लो, एरावत, है ना, एरावत करके लिख लो, एरावत। तो ये एरावत करके लिख लो। एरावत में ये ए का मतलब है आपका आर्टिफिशियल, है ना। ए का मतलब है यहाँ पर क्या आपका, ए का मतलब है आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर का मतलब है यहाँ पर रिसर्च, आर का मतलब है आपका रिसर्च, है ना। ए का मतलब है एनालिसिस, ए का मतलब है आपका एनालिसिस एंड नॉलेज, है ना, एंड नॉलेज एसिमिलेशन, है ना। जैसे पूमा का पूछ लिया था तो उस तरीके का पता चले कोई क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया भैया तो देख लेंगे। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो रिपोर्ट है, रेडीनेस रिपोर्ट, उसमें भारत का नंबर जो है 40वां है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान जो है वो 40वां है, ये आपको याद रखना है ना। एक शालू नाम का जो है, शालू नाम का भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बनाया गया, जिसको दिनेश कुमार पटेल ने बनाया, एक प्रकार का इन्वेंटर है ये। और करीब करीब ये जो भी हमारे टूरिस्ट आएंगे उनको जो है एज ए गाइडर काम करेगा। करीब करीब ये 9 देसी भाषा में और 38 जो है विदेशी भाषा में जो है शालू जो है उनको पर्यटन के क्षेत्र में घुमाने का काम करेगा। और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से काम कर रही है, आपको मैं बता दूं पिछले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने 45% के साथ ग्रोथ किया है। हाँ, एक याद रखेंगे है डेनिफ कहनमैन, है ना, एक व्यक्ति है, उनका नाम याद रखेंगे डेनिफ, है ना, डेनिफ नाम लिख लेंगे, कहनमैन, डेनिफ कहनमैन, है ना। ये 2002 में जो है इनको नोबेल मिला था इकोनॉमिक साइंस के लिए, है ना। तो अभी क्या है, इकोनॉमिक साइंस के लिए, इकोनॉमी के क्षेत्र में इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला था नोबेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सभी क्षेत्रों में मनुष्य को पीछे छोड़ रहा है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो, एयर ट्रैफिक हो, माइनिंग हो और फाइनेंशियल सेक्टर हो। तो इनका एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनिफ कहनमैन, है ना। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमको यहाँ पर समझनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये डीप लर्निंग पर बेस्ड है, ये मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही व्यापक विचारधारा है, और ये इतनी व्यापक विचारधारा है
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे प्रोग्राम पर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है, आप ये समझ के चलिए, एक ऐसा प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो पूरा प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो 3 चीज़ें हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके, है ना, वो है आपके डीप लर्निंग। वो है आपके यहाँ पर जो है वो है आपके डीप लर्निंग। आप इसको ऐसी भी देवनागरी में लिख सकते हो, डीप लर्निंग, है ना। दूसरी चीज आपका है मशीन लर्निंग। और तीसरी चीज जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इससे बेस बन के बनेगा। अब भैया एक चीज समझने की कोशिश करें, जो डीप लर्निंग है, मतलब पूरा का पूरा जो डीप लर्निंग का सिस्टम है, ये हमारे जो डीप लर्निंग सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो है ये मनुष्य के पूरे ब्रेन्स के न्यूरल सिस्टम पर बेस्ड है। जैसे हम मनुष्य के ब्रेन के अंदर एक न्यूरल सिस्टम से काम करते हैं, मनुष्य के ब्रेन को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उसके अंदर एक न्यूरल सिस्टम काम करता है, और जो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में डेल्फी टेक्नोलॉजी के तहत उसके ब्रेन में डालते हैं, वही चीजें जो है ब्रेन यूज करता है, और ब्रेन धीरे धीरे जो है वो नई चीजों को, न्यू चीजों को जो है सीखने की कोशिश करता है। अगर हम टेस्ला कार को बता देंगे भाई तेरे को इस जगह से ऐसे करके ऐसे जाना है, तो जो उसके अंदर सिस्टम डालेंगे वो काम करेगी। आप अभी मुझसे कुछ नया सीख रहे हो, मैं किसी और से कुछ नया सीख रहा हूं। मैंने पिछले अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के वीडियो को सुनकर अपने ही वीडियो में कुछ बदलाव लाकर नए तरीके से यूनिट 9 को 2022 के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक प्रकार का ब्रेन डेवलपमेंट है, डेल्फी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लर्निंग प्रोसेस है। और ये लर्निंग हम डीप लर्निंग के अंदर काम करें, जितना हम गहरा जाएंगे उतना हम ऊंचा जाएंगे। तो ये न्यूरल सिस्टम पर बेस्ड पूरा प्रोग्राम, और ये सिस्टम जब डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर एक विचारधारा का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। और ये एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम है, जो पिछली बार वोल्फिस क्वेश्चन पूछा था, ये एल्गोरिथम जो है वो कहीं ना कहीं इनपुट प्लस आउटपुट पर बेस्ड है, और इनपुट आउटपुट के साथ साथ कहीं ना कहीं आउटकमिंग, इनपुट आउटपुट के साथ कहीं ना कहीं आउटकमिंग पर बेस्ड है। तो ये जब डीप लर्निंग और ये जब मशीन लर्निंग दोनों मिल जाता है, तो यहां पर ये डीप लर्निंग प्लस ये जो मशीन लर्निंग, इसके साथ साथ जो जरूरत पड़ती है वो बिग डाटा की पड़ती है ना। जरूरत पड़ती है यहां पर आपको बिग डाटा की। जितना ज्यादा बिग डाटा रहेगा उतना ज्यादा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजबूत होगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर की, है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर की। अगर ये सारी चीजें हैं तो यहां पर चीजें बेहतर होंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ, है ना, डीप लर्निंग, है ना, डीप लर्निंग प्लस मशीन लर्निंग प्लस बिग डाटा, है ना, प्लस बिग डाटा प्लस जो है वो आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर प्लस आपका बिग डाटा, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजों को मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रोबोटिक्स है, जो अभी अपन पढ़ेंगे। हालांकि रोबोटिक्स की विचारधारा 1920 में कोरेल कोपेक ने ला दी थी, और यही विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसमें संजीवनी बूटी की तरह काम कर गई। बाद में इसी रोबोटिक्स के साथ जो अगली विचारधारा आई वो आपका आया साइबर सिक्योरिटी। और इसी साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, जैसे मॉलवेयर सॉफ्टवेयर जुड़ा है, जितने वायरस है सारे, है ना, हैकिंग जुड़ा हुआ है ना, हैकिंग और क्रैकिंग, जिसमें व्हाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, है ना, ब्लू हैकर्स, रेड हैकर्स, ग्रे हैकर्स, सारे अपन पढ़ेंगे। और तीसरी चीज जो हैकिंग टूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। हैकिंग टूल्स भी जो है वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। तो ये हमने कुछ एक बुनियादी चीजें आपको बताई, और यहां पर आपको सारा कुछ हमने दिखाया, है ना। आपको ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट जो है नोट्स जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो है ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम यहाँ पर हमने डेवलप किया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हम आपको यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं।
जिससे कि आपको एक दिमाग में चीज़ें सेट होंगी कि भाई हम जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आखिर वो हमने क्या पढ़ा है और हमको कितना समझ में आया। तो एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारे लिए एप्लीकेशन भी बेहद ज़रूरी है और इस वजह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, है ना। तो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रश्न देता हूँ जिनको हम यहाँ पर देखेंगे और इनको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बन सकते हैं, ठीक है क्या। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो सबसे पहले क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेशन जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मींस ओरिएंटेड, बाद में हम आर्टिफिशियल पे यूनिट थर्ड में जब पेपर जीएस पेपर थर्ड पढ़ेंगे तो उसमें कंप्यूटर संबंधित जो भी यूनिट होगी वहां देखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पितामह किसे माना जाता है ना। हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी 1956 में। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कोस्पोर को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था। उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था। What was the name of the outstanding computer that defected from the chess वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पो, है ना। डीप ब्लू था, 1997 में हराया था उसने, डीप ब्लू ने, है ना। तो डीप ब्लू ने गैरी कोस्पो के इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे हैंडल किया था। बताया भी था IBM कंपनी के ऊपर केस हुआ था। विश्व की सर्वाधिक उन्नत मानी जाने वाली मानव सदस्य सोफिया के आधिकारिक तौर पर किस देश में हाल ही में नागरिकता दी है। वैसे तो इसका आंसर सऊदी अरब है, परंतु अगर अभी हम देखें इसका आंसर, अभी हम इसका आंसर देखें तो अभी इसका आंसर, क्योंकि सोफिया को जो है चाइना की भी नागरिकता मिल गई है, लेकिन क्योंकि दिया हुआ प्रश्न में जो पूछा है उस आधार पर इसका जो आंसर है वो आपका जो यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा। वो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। देखिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको टॉपिक पढ़ा दिया पूरा बेसिक, है ना। मैंने पूरा आपको कंसेप्ट दे दिया जितना मेरी क्षमता थी और जितना मैं बता सकता था। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी तो भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जिसको अपना कंप्लीट हमारा क्वेश्चन चाहिए तो भैया उसको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। प्री का कोर्स ज्वाइन करिए, मात्र 2100 रुपये फीस है। पता नहीं लोग इतना क्यों सोचते हैं। 2100 रुपये में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा मटेरियल मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरे वीडियो मिलेंगे, है ना। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए जाके महानगरीय कोचिंगों में देते हैं, फेल होके आते हैं, बर्बाद होके आते हैं। उसके बाद 3-3, 4-4 साल तक प्री नहीं निकलता। वहाँ इतना नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं बच्चे। है खैर, ये आपका पर्सनल मैटर है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी से बचेंगे, है ना। अब भैया अगला जो है यहाँ पर वो है भारतीय अंतरिक्ष इसरो के द्वारा 22 अगस्त को अर्धमानव जो लॉन्च किया गया था। देखिए हमारे ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट से था और ये हमने पिछली बार भी पढ़ाया था और ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है क्या। तो ये यहाँ पर ऐसा है कि हमने जो पढ़ा दिया था वो क्वेश्चन यहाँ पर आया था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था, है ना, आप हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये पिछली बार MPPSC का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, ए हाफ ह्यूमनाइड रोबोट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेम यही का ये क्वेश्चन था। परीक्षा में व्योम मित्र क्या पूछा था, हमारा पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, बाकी कंटेंट और मटेरियल वही था। तो इसका आंसर था व्योम मित्र। इसका आंसर क्या था भाई, इसका आंसर था यहाँ पर व्योम मित्र, है ना। इसका आंसर था व्योम मित्र। इसके बाद कौन सी भाषा आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज की जाती है। लिप्स की जाती है, प्रोलॉग की जाती है। तो आमतौर पर लिप्स की जाती है, प्रोलॉग की जाती है, पाइथन की जाती है, पैरी नहीं की जाती है ना। मैंने आपको लैंग्वेज में बताया भी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है ये आपका निम्न में से कौन सी भाषा आमतौर पर यूज की जाती है। विच ऑफ द गिवन द लैंग्वेज इज नॉट द कॉमनली यूज्ड ऑफ। लिप्स की जाती है, प्रोलॉग की जाती है, पाइथन की जाती है, पैरी नहीं की जाती। मेरे पूरे 82 टॉपिक पर यूनिट 1 से यूनिट 10 तक पूरा कंटेंट ऑफ मटेरियल तैयार है। उन पूरे कंटेंट ऑफ मटेरियल पर मेरे द्वारा जो कंटेंट मटेरियल बनाया तैयार किया गया है, लेक्चर्स तैयार किए गए, उस पर पूरे वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट में प्रिलिमिनरी के लिए तैयार है। यही फॉर्मेट हमारा मेंस के लिए तैयार है ना। अब यहाँ पर देखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने के लिए तकनीक क्या इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम है। और ये सोफिया के बारे में चर्चा हुई गई, है ना। लक्ष्मी लॉन्च किया गया है सिटी यूनियन बैंक ने। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवंबर 16 में किस बैंक ने भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। सिटी यूनियन बैंक ने किया और फ्रांस से लाया गया। 125 प्रश्नों के उत्तर ये दे सकती है। चेकर्स गेम को खेलने के लिए चेकर ड्रॉप प्रोग्राम जो है वो किसने लाया था, ये क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने लाया था, है ना। ये भी पढ़ाया था आपको, नोट्स में देखेंगे आप। तो लगभग मान के चलिए कि ये जितने भी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं,
है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जितने भी करंट अपडेट के क्वेश्चन हैं, अभी बीटेक शुरू करने वाला कानपुर IIT है, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, है ना। सोफिया रोबोट को किस देश ने बनाया? हांगकांग की कंपनी ने बनाया, तो हांगकांग नहीं बनाया होगा, है ना। इसके अलावा डीप माइंड कैसे संबंधित है ना। सेम का संबंध जो नेता है, क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। बिक्सबी जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया? ये सैमसंग ने किया 2017 में, है ना। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूनिवर्सिटी चालू की? संयुक्त अरब अमीरात ने करी, है ना। हाल ही में कपिल देव के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया वो हार्मोनाइजर इंडिया है ना। हार्मोनाइजर इंडिया जो है उसमें कपिल देव ने जो है हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया? हार्मोनाइजर इंडिया है। तो जो प्रॉपर वे में हमारे पूरे नोट्स, पूरे वीडियो को सुनेगा, उससे पूरे क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। जैसे ये पूछा है कि सिर्री किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ये एप्पल कंपनी का है भैया ना, एप्पल कंपनी का है। बिक्सबी जो है वो सैमसंग कंपनी का है ना। और ये सारा का सारा भैया, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बनेगा ना। तो ये हमारा, ये आपका, यहाँ पर हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको प्रोग्राम डिटेल में समझाया, बताया। अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक इसका है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो हम अपने अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। और अगला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा रोबोटिक्स, है ना। फिर रोबोटिक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रोबोटिक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने एक चीज सीखी कि मशीन को मनुष्य की तरह एक डेवलपमेंट करना है, उसके अंदर बुद्धि डालनी है, उसके अंदर तर्क डालना है ना। और बुद्धि आ जाएगा मशीन के अंदर, तर्क आ जाएगा, और कल को थोड़ा बहुत मशीन जो है हाई लेवल पर सोचने लग जाएगी, विवेक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर उसके अंदर बुद्धि आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, तर्क आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा। और जब बुद्धि आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, तर्क आ जाएगा, तो सद्बुद्धि आ जाएगी। तो कहीं ना फिर जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो जाएगी। और स्टीफन हॉकिंस ने कहा है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। डिनाइल कोहमेन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में मनुष्य के हर क्षेत्र में इंटरफेयर करेगी, और कंपैरेटिवली ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर काम जो है वो मशीनों से लिया जा सकेगा। और मशीन जो है इस तरीके से जो है काम करेंगी कि फिर मनुष्य के लिए कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रोबोटिक्स पे आते हैं। फिर रोबोटिक्स का क्वेश्चन, रोबोट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड प्रोग्राम है। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, क्या पहलू है, कौन से अंग हैं, कौन से क्या घटक हैं, रोबोटिक्स के क्या नियम है ना, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भारत में रोबोटिक्स के विकास, सेल्फ तरीके से कंट्रोल, सेल्फ तरीके से चलने वाले जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं उनको रोबोट कहते हैं। बेसिकली एक स्लैव या चेक गणराज्य का शब्द है जिसका मतलब बंधुआ या गुलाम या स्लैव होता है। एक रूसम यूनिवर्सल रोबोट करके नाटक था, और वो रूसम यूनिवर्सल रोबोट था जिसको कि एक लेखक थे कॉरल कैपेक, वो अपने भाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे 1920 में। तो वहीं से उन्होंने रोबोट शब्द जो है सबसे पहले दे दिया। तो ये आपको ये शब्द याद रखना है कि रोबोट शब्द को किसने दिया? कॉरल कैपेक ने दिया। क्या नाम है बंदे का? कॉरल कैपेक। तो कॉरल कैपेक ने दिया। आपको याद होगा पिछली बार पीएससी ने पूमा करके एक चीज दी थी, पूमा की कहानी पर आ रहे हैं। पूमा 1983 में बना था। ये एक मशीन है जिस पर नासा वाले काम कर रहे हैं, है ना। नॉर्थ नेशनल एसोसिएशन फॉर आपके जो आपके नेशनल एसोसिएशन ऑफ सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका नासा फुल फॉर्म इसका 1958 में बना। तो जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका की, वो इस पे काम कर रही है। और ये पूमा इन लोगों ने पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया था कि पूमा का फुल फॉर्म बताइए क्या। ठीक है, तो ये कॉरल कैपेक ने इस क्षेत्र में सबसे पहले काम किया, और उनको श्रेय जाता है। उन्होंने एक रूसम यूनिवर्सल रोबोट करके एक नाटक कर रहे थे। वो नाटक करते करते उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया। उसमें उनके भाई का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। जोसेफ कैपेक उनका नाम था, और ये कॉरल कैपेक को जो है मुख्यतः श्रेय दिया था। परंतु आइजैक एसिमोव करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1941-42 में एक किताब लिखी, रन अराउंड। और उस रन अराउंड किताब के अंदर उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना सिर्फ डिटेल में समझा लिखा, बल्कि रन अराउंड में उन्होंने रोबोटिक्स पे जो है एक डिस्कशन किया। और डिस्कशन करते करते उन्होंने रोबोटिक्स शब्द दे दिया। और इसाक एसिमोव ने जो है यहाँ पर रोबोटिक्स के शब्द को देकर जो है रोबोटिक्स के क्षेत्र में पितामह होने का गौरव भी हासिल किया। और उन्होंने एक आई रोबोट नाम की किताब भी लिखी, और आई रोबोट नाम की किताब में उन्होंने जो है
अपने रोबोट साइंस के रोबोटिक्स के कुछ नियम बताए। तो रोबोटिक्स का डेवलपमेंट जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था। रोबोटिक्स को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? कॉरेल कैपेक और जोसेफ कैपेक, जिनका नाटक था रूजम यूनिवर्सल रोबोट, उस पर यह कहानी चालू हुई। और आइजैक ओसिमो ने जो है इस शब्द को दिया। तो 1920 में कॉरेल कोपेक ने सबसे पहले 1920 में जो है इस शब्द को दिया। 28 में रोबोट टेंसारू का निर्माण हुआ। 41 में इसाक ओसिमो ने रोबोटिक्स शब्द दिया, रोबोट से रोबोटिक्स हो गया। 50 आते आते उन्होंने रोबोटिक्स साइंस के ऊपर एक आई रोबोट नाम की किताब लिख के उसमें कुछ नियम बताए, है ना। वो नियम क्या थे उनको अभी देखेंगे हम। 54 में यूनिमेशन कंपनी थी जिसको यूनिमेट कंपनी नाम दिया गया, और ये एक इन्होंने इंडस्ट्रियल रोबोट डेवलप किया जिसमें आइडिया दिया था जॉर्ज डैवल ने, जिनको रोबोटिक्स साइंस का पितामह कहा जाता है। और बाद में रोबोटिक साइंस के पितामह के बाद जो जोसेफ एंजलबर्ग हैं, जो इनके मित्र थे, जिनको रोबोटिक्स का पिता कहा जाता है ना। तो बेसिकली आइडिया आया था जॉर्ज डेवल के दिमाग में ये कंपनी को बनाने का, यूनिमेट को, और जोसेफ एंजलबर्ग जो इसके पितामह कहलाते हैं, इन लोगों ने मिलकर के ये कंपनी बनाई थी। इसी यूनिमेट कंपनी ने पूमा बनाया था, है ना। इसी यूनिमेट कंपनी ने पूमा बनाया था। और परीक्षा में ये प्रश्न आया भी था। परीक्षा में प्रश्न ये आया था साहब कि बोले रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का क्या तात्पर्य है? व्हाट डज द पूमा स्टैंड द कंटेस्ट ऑफ द रोबोटिक्स? इसका आंसर था प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबलिंग, है ना। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबलिंग या मशीन फॉर असेंबलिंग है, कई जगह आर्म भी मिलता है। तो 1983 में ये बनाया था। और नासा जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो 1958 में बनी, वो इस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चला रही थी। तो यूनिमेट कंपनी का ही ये प्रोजेक्ट था, ये मशीन थी। बाद में 1971-72 में एक वॉबनॉट एक नाम का जो है ये भी रोबोट बनाया गया था, जो मनुष्य की तरह दिखने वाला पहला रोबोट था। बाद में फिर एक रोबोट यहां पर बना था जिसका नाम शैंकी था, है ना। ये शैंकी रोबोट था जिसको वाहन चलाने वाली कंपनी रोबोट शैंकी का निर्माण किया था। बहुत सारे रोबोट्स यहाँ पर डेवलप हुए। होंडा कंपनी ने भी एक एसिमो नाम का रोबोट बनाया था। 16 में जो है वो सोफिया रोबोट बनाई था, जिसके अंदर 62 प्रकार के एक्सप्रेशन थे, बताया था मैंने आपको। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला बन रही है, आप याद रखेंगे ना। अच्छा, अब मध्य प्रदेश के अंदर जो है उज्जैन में रोबोटिक्स वेधशाला बन रही है, आपको याद रखना है। चल, अब रोबोटिक्स के अपन कुछ पहलू देखते हैं, है ना। पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर रोबोटिक वेधशाला बन रही है? उज्जैन में बन रही है भाई। इस बार के बजट में पैसा भी दिया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। रोबोट के पहलू देखेंगे, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। सिंपल तरीके से समझना यह है आपको कि साहब जैसे मनुष्य के हाथ पैर होते हैं वैसे रोबोट के भी हाथ पैर होते हैं। तो मैकेनिकली हम ऐसे रोबोट बना रहे हैं, कुछ ऐसे हमने रोबोट डेवलप किए हैं जिनको डिजाइनिंग जो है इस तरीके का तैयार किया गया है, जिनका डिजाइनिंग इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो एक स्पेशल लक्ष्य को हासिल कर पाए, है ना। जैसे पानी में मछली रोबोट बना दिया, पाइप में स्नैक रोबोट बना दिया, मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक रोबोट हमने बनाया कंट्रोल करने के लिए बिजली की जरूरत पड़े। प्रोग्रामिंग वाले रोबोट हमने बनाए रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड या हाइब्रिड टाइप के रोबोट हमने बनाए, है ना। जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, रिमोट, आर्टिफिशियल, हाइब्रिड से रिलेटेड। अब रोबोट के कुछ अंग होते हैं भैया। एक तो जिससे बिजली चलती है तो वो शक्ति के स्रोत। एक होते हैं एक्चुएशन। एक्चुएशन क्या होते हैं? जैसे हमारे मसल्स या मांसपेशी होते हैं तो रोबोट के एक्चुएशंस होते हैं ना। इतना याद रखो, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारी मसल्स होती हैं, तो जो रोबोट होता है उसको एक्चुएशन कहते हैं उनको, है ना। एक्चुएशन सेंसर होते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन होते हैं। मैनिपुलेशन मतलब जो हमारे रोबोट की हाथ होते हैं उसको मैनिपुलेशन कहते हैं ना। एक्चुएशन तो हो गए हमारी जो मांसपेशी है, हमारी मांसपेशी, हमारी मसल्स, उनको मसल से मांसपेशी कहते हैं, रोबोट वाले को एक्चुएशन कहते हैं। वैसे हमारा जो हाथ है उसको हम हाथ कहते हैं, रोबोट के हाथ को जो है वो कहा जाता है बेसिकली मैनिपुलेशन। और जो उसकी उंगलियां होती है ना, जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ को हमने हाथ बोल दिया, रोबोट के हाथ को हमने क्या बोल दिया? रोबोट के हाथ को हमने बोल दिया मैनिपुलेटर अर्थात प्रचालक। मैनिपुलेटर अर्थात प्रचालक। और रोबोट की जो उंगली है उसको हमने मैनिपुलेटर बोल दिया, और रोबोट की जो उंगली, रोबोट का जो हाथ है उसको हमने मैनिपुलेटर बोल दिया। लेकिन जो अगर ये हाथ है ये मैनिपुलेटर है, प्रचालक है, लेकिन जो उसकी उंगली है ये है एंड इफेक्टर, ये है एंड इफेक्टर। और ये डायनेमिक होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझना है। कंट्रोलर होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे जो आपके रोबोट होता है उसमें कंट्रोलर होते हैं भाई, है ना, याद रखेंगे। अब ये रोबोटिक्स के जो पिता थे आइजैक ओसिमो, इन्होंने आई रोबोट किताब में
3 प्रकार के नियम दिए। पहला दिया कि रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सही बात। रोबोट मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करेगा, जैसा आज्ञा दी जाएगी वैसा करेगा और पहले नियम को भंग नहीं करेगा। तीसरा, अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहिए, मनुष्य कुछ भी स्थिति में रोबोट को कुछ हो जाए चलेगा, मनुष्य को कुछ नहीं होना चाहिए। और चौथा नियम है जीरो बेथ नियम, कि किसी भी परिस्थिति में रोबोट मानवता को, ह्यूमैनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आई रोबोट किताब में 3-4 नियम दिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, हर स्थिति में आज्ञा का पालन करेगा। तीसरा, रोबोट को कुछ हो जाए चलेगा, मनुष्य को कुछ नहीं होना चाहिए। चौथा, हर स्थिति में रोबोट ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा। मतलब रोबोट को आप पूरा सिखा कर भेज रहे हैं। ये आई रोबोट में 1950 में उन्होंने कहा। तकनीक के आधार पर कुछ रोबोट बने, एप्लीकेशन के आधार पर कुछ बने, गति के आधार पर कुछ रोबोट बने। हमारे जो काम के हम देखेंगे, ह्यूमनाइड रोबोट है बहुत सारे, जैसे वॉवनोट 72 में जो बना वो एक ह्यूमनाइड रोबोट है ना। ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि 72 में बना। इसको याद रखो, कई बार पूछ लेगा वॉवनोट एक क्या है। वॉवनोट एक जो है ह्यूमनाइड रोबोट है। ह्यूमनाइड रोबोट क्या होते हैं? जिनकी संरचना मनुष्य की संरचना की जैसे होती है। तो ये वॉवनोट एक पूछ लेगा, वॉवनोट एक कब आया। इसके अलावा ओशियन है, वन है ना, एटलस है ना, पैटमेन है, रोबेयर है, पीपर है, सोफिया है 2016 में जो बनी है। ये ह्यूमैनिटिक रोबोट्स हैं सारे। ये ह्यूमैनिटिक रोबोट्स हैं सारे के सारे आपको जो है, ये सारे के सारे आपको जो है वो ह्यूमैनिटिक रोबोट मिलेंगे आपको। जितने भी यहाँ पे रोबोट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कौन से रोबोट? ये आपको मिलेंगे, ये पूरे ह्यूमैनिटिक रोबोट मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाओ, ऑगमेंटिंग रोबोट। प्रोस्थेटिक लिंग जिसके अंदर होता है, प्रोस्थेटिक लिंग जिसके अंतर्गत होता है ना। प्रोस्थेटिक लिंग मतलब एक्सोस्केलेटन्स। अगर किसी हैंडीकैप व्यक्ति के या डिसेबल पर्सन के हाथ या पैर टूट गए तो उसको प्रोस्थेटिक लिंग अर्थात रोबोट या एक्सोस्केलेटन के माध्यम से जो है इस प्रकार के रोबोट्स का यूज करके उसको जयपुरी हाथ या जयपुरी पैर लगाते हैं, वैसा उसको जो है रोबोटिक सिस्टम से हाथ और पैर लगा जाएंगे। काफी ह्यूमैनिटी के अंदर अच्छा प्रयास है। नैनो रोबोट है ना, जैसे बायोचिप है, न्यूबॉट्स है ना, इनको देख लेंगे आप। 3D प्रिंटिंग है। इसके अलावा माइक्रो रोबोट है ना। माइक्रो रोबोट के अलावा टेली ऑपरेटेड रोबोट है, ड्रोन वगैरह। प्री प्रोग्राम रोबोट है, फैक्ट्री रोबोट है। ऑटोनोमस रोबोट है, रूम्बा जो वैक्यूम क्लीनर का काम करता है हाँ? इसके अलावा जो है आपके रोबोटिक लेवल पर बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे इनोवेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। हमको जो काम का है, स्वार्म रोबोट है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के रोबोट, जो बहुत सारे 1024 रोबोट छोटे छोटे एक जगह इकट्ठे करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्वार्म रोबोट कहते हैं। हमारे भारत की एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है राधिका नागपाल, वो स्वार्म रोबोट के क्षेत्र में काम कर रही है। लैब में उन्होंने बहुत सारे रोबोट रख दिए, तो वहीं से जो नाम है वो आपका पड़ गया, ये रोबोट का नाम पड़ गया। इसके अलावा प्रोस्थेटिक तकनीक जो मैंने बताया, प्रोस्थेटिक तकनीक जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो हैंडीकैप लोगों को जो है सपोर्ट करती है। और चार्ल्स रेडक्लिफ ने जो है इस कंसेप्ट को लाया था, और विकलांगता को हराती तकनीक भी इसको कहा जा रहा है। पूछ लेगा आपको प्रोस्थेटिक तकनीक के जनक कौन है? चार्ल्स रेडक्लिफ, नाम याद रखेंगे, चार्ल्स रेडक्लिफ है ना। इसके अलावा टम्बल बीड रोबोट्स हैं बहुत सारे, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए होते हैं। स्टेशनरी रोबोट्स हैं, एक पहिए वाला रोबोट है ना, एक पहिए वाला। हुपिंग रोबोट है, 2 पहिए वाला है, 3 पहिए वाला, रोमेला 3 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, बिग डॉग है ना, बिग डॉग याद रखेंगे। तो जितने प्रकार के बिग डॉग याद रखेंगे, बिग डॉग इधर उधर जाते रहता है ना, सफाई वफाई का काम करता है बिग डॉग। इसके अलावा जो है आपके और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं, इनको देख लेंगे आप। इंडस्ट्रियल रोबोट में आपके ब्रोबो है, ब्रोबो। इंडस्ट्रियल रोबोट में ब्रोबो है, ब्रोबो है ना। इंडस्ट्रियल रोबोट है ब्रोबो, अंडरलाइन कर देखिए। पूरे काम के नहीं है अपने, जो काम के वो पढ़ने, हमने तो दे दिए बहुत सारे, बाकी आपको पढ़ने काम के, जैसे उधर ऑली बताया था, यहाँ ब्रोबो बताया। इंडस्ट्रियल रोबोट है ना। इसके अलावा जो है आपके, है ना, अभी जैसे पुनीत तिरोड़कर करके एक है बंदा, उसने जो है कौरो रोबोट बनाया है, पुनीत तिरोड़कर। और ये जो रोबोट है वो जो है आपके जो कोरोना काल में जो है ना, रोबोट नर्स के तौर पे इसने काम किया, काफ़ी फेमस ये रोबोट रहा। इस प्रकार की अच्छी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है सेट करके, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद आपके रूम्बा है, वैक्यूम क्लीनर रोबोट। दर्पा है ना, प्रज्ञान है जो इसरो के समय यूज़ हुआ था, है ना। बिग डॉग है, सैन्य रोबोट है आपका। दक्ष है ना। इसके बाद जो है आपके बहुत सारे रोबोट को लेकर चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं। हमारे काम का जो है हमको सिर्फ वही पढ़ना है साहब, है ना। ये हमारे काम का लग रहा है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका है ब्लूफिन 21 सबमरीन रोबोट। ये मलेशिया में हमारा जो विमान है, ये मलेशिया में जो हमारा विमान है, यहाँ पर जो हमारा विमान है, ये
डूब गया था और वहाँ पर इस रोबोट ने यूज़ किया था। इसका प्रयोग मलेशिया में MS-370 की खोज के लिए किया था। ये पूछ सकता है कि भाई BlueVin 21 सबमरीन रोबोट क्या है आपदा के लिए। दूसरा ये पायोनियर रोबोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जितना अंतरिक्ष में कचरा वगैरह जो भी गंदगी वगैरह है ना, उस पर जो है ये रिसर्च कर रहा है कि भाई जो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, है ना। सोफिया पे मैंने चर्चा करी दी आपको, है ना। सोफिया पे मैंने चर्चा करी दी, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं सोफिया को। चित्र वित्र देख लेंगे आप, नेट पे सब मिल जाता है। ये डेविड हैंसन ने जो है निर्माता के तौर पे इसको बनाया, हांगकांग की कंपनी है। 14 फरवरी 2017 को हांगकांग में डेवलप हुआ और 11 अक्टूबर 17 को यूएन में इसका परिचय कराया गया। नागरिकता सऊदी अरब की 17 में मिली, 2022 में हाल ही में चाइना की नागरिकता भी मिल गई है। 62 प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन है। हॉलीवुड की अभिनेत्री ऑडी हेपबर्न से इसकी शक्ल जो है मिलती है, हमेशा गुस्से में दिखती है ना। अच्छा, ये एसिमो जो है ये भी एक होंडा कंपनी का है, याद रखेंगे। सैम मैंने बता दिया पॉलिटिकल रोबोट है, ये न्यूजीलैंड का है। माइटी ईगल नासा ने बनाया है। बाकामारू जापानी रोबोट है। अर्नीथो कैप्टर पक्षियों की भांति उड़ने वाला रोबोट है। यूनिमैट्स ये भी रोबोट है। इवसीना ये भी एंड्रॉइड रोबोट है, अरबी भाषा में बातचीत करती है। डेंटे 2 ये अलास्का में जो है वहाँ पे जाके वॉल्केनो के अंदर घुसकर रिसर्च कर रहा है। डेंटे 2 पूछ सकता है परीक्षा में, डेंटे 2 क्या है ना। डेंटे 2 क्या है ये पूछ सकता है आपको, तो डेंटे 2 जो है ये पूरा का पूरा डिटेल में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद दर्पा है ना। ब्लूफिन मैंने बताया, पायोनियर है ना। ये जितने रोबोट्स हैं इनको एक बार देख लेंगे। और भारत में भी रोबोटिक साइंस के क्षेत्र में काम हो रहा है। 1958 में दिल्ली में जो डेवलपमेंट प्रोसेस चालू हुई, उसके बाद DRDO ने रोबोटिक क्षेत्र में काम किया। और जो सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेंगलुरु में 1986 में इंस्टीट्यूशन बना, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहा है ना। वो यहाँ पे पूछ सकता है आपको। ये सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स 86 में बना, बेंगलुरु में है, रोबोटिक साइंस के क्षेत्र में काम कर रहा है। DRDO के अंतर्गत ये आता है, तो ये पूछ सकता है क्यारो कहाँ पर है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये पूरा पूरी। इसके अलावा चतुर्बोट इंपॉर्टेंट है, सेंसर युक्त रोबोट है। गरुण रोबोट है ना। बहुत सारे रोबोट्स हैं भाई। बार्ग बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है, ये भी रोबोटिक निर्माण में काम कर रहा है ना। शस्त्र ये कोच्चि में एक प्राइवेट रोबोटिक कंपनी है, रोबोटिक साइंस के क्षेत्र में काम कर रही। बहुत सारे IIT मद्रास से लेकर बहुत सारी IIT दिशा में काम कर रही। उज्जैन में बताया मैंने रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला का निर्माण किया गया। एक रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो 10 जुलाई 2011 को बनी थी, और ये 10 जुलाई 2011 को बनी थी। और ये संस्था का पहला सम्मेलन 2013 में पूना में हुआ था, 15 में गोवा में हुआ, 17 में दिल्ली में हुआ, 19 में चेन्नई में हुआ। और रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 2022 की जो बैठक है वो IIT कानपुर में होने वाली है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स ऑटोनोमस ये 2014 में बना, भारत इसका भी मेंबर है। और कुछ प्रमुख रोबोट हैं। ब्रावो मैंने बताया था इंडस्ट्रियल रोबोट है। मानव एक 3D प्रिंटेड रोबोट है, दिवाकर वैश्य ने इसको बनाया। रश्मि हिंदी भाषी रोबोट है और अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और भोजपुरी में भी ये बातचीत करती है। लक्ष्मी मैंने बताया था फ्रांस से लाया, बैंकिंग रोबोट है, सिटी यूनियन बैंक में बनाया। भीम भी हमारा एक रोबोट है, पावर ड्रोन रोबोट है ना। पिंक एंड प्लेस रोबोट है, स्वदेशी रोबोट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञान इसरो के समय रोवर भेजा गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्कारा ये शस्त्र कंपनी ने बनाया। चतुर्बोट DRDO ने बनाया। मित्र ह्यूमनाइट रोबोट है, व्योम मित्र में पढ़ा चुका हूँ, गगनयान के लिए भेजा गया है ना। गरुड़ है, 3D है, कैपी बोट है। और हैदराबाद में विज्ञान सोसाइटी ने जो है इस प्रकार के कई रोबोट्स को डेवलपमेंट करने की दिशा में काम किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो है 1987 में बनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। भारत इसका मेंबर और इस संस्था के हालिया डाटा ये बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट चाइना खरीदता है। करीब 5.6% रोबोट खरीदने में चाइना नंबर 1 पर है। तो रोबोटिक साइंस के अंतर्गत जितने क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं हमने सारे देखे हैं। इसके बाद हम आपको टेस्ट पेपर जो है वो लिंक आउट कर देंगे साहब, और वो टेस्ट पेपर में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। रोबोटिक साइंस के भी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे हमारे रोबोटिक्स का, इसका आंसर शीट वगैरह और पूरा कंप्लीट पेपर जो है PDF आपको हम दे देंगे। और हमारे ऑनलाइन कोर्स में तो ये प्रोवाइड होगा ही होगा। तो रोबोटिक्स साइंस एक शाखा है, काय से संबंधित शाखा है, कंप्यूटर साइंस उपरोक्त सभी, है ना। रोबोट शब्द को पहली बार किसने लाया? कॉरेल कोपेक ने लाया, है ना। रोबोट के हाथों को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था आपको, हाथों को क्या कहते हैं, है ना, प्रचालक कहते हैं, क्या कहते हैं। इसके बाद जो है मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को क्या कहते हैं, है ना। स्वाम प्रभु क्या कहती है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान का आप भी बताया था 86 में बेंगलोर में। DRDO द्वारा निर्मित रोबोट का नाम क्या है ना। स्वार्म रोबोट क्या होते हैं? बहुत सारे रोबोट जब एक साथ हो जाते हैं उसको स्वार्म रोबोट कहते हैं। इसके बाद जो है
भारत का ब्रावो जो है एक इंडस्ट्रियल रोबोट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। किसने बनाया इसको? आइजैक असिमोव ने रोबोटिक्स के संबंध में नियम दिए, वो क्या थे, है ना। ये सारे के सारे फादर ऑफ रोबोटिक्स किसको कहते हैं, है ना। इसके बाद जो है जितने भी यहाँ से क्वेश्चन रोबोट से रिलेटेड बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन है? रश्मि है ना, ठीक है। सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट का खरीदार कौन है? चाइना है, 5.6 रोबोट खरीद रही। तो जितने भी रोबोटिक साइंस से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपको हम पीडीएफ में हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ये सब कुछ अवेलेबल कराने वाले हैं हम। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उनको, और एक एक चीज़ उनको अवेलेबल कराई दी जाएगी, एक एक चीज़ पर उनको जो है नोट्स यहाँ पर दिया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि क्या चीज़ें उनको यहाँ पर दे सकते हैं और कितनी मात्रा में हम अपने लेवल पर एफर्ट्स लगा करके अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पहला ध्येय है, पहला जो लक्ष्य है वो स्टूडेंट का बेनिफिट है, स्टूडेंट तक गुणवत्ता पहुँचे, स्टूडेंट को सारा मटेरियल समय पर मिले। जो स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन कोर्स करता है उसको पता है वो 50,000 रुपये फ़ीस देता है तो उसको कई मायनों में, कई दृष्टिकोणों में जो है उससे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कहीं और 2 लाख रुपए दे के पढ़ चुके होते हैं, उनको पाठ्यक्रम भी नहीं पता होता है ना, तो बाद में उनको बहुत तकलीफ होती है हमारी क्लास में। और फिर ऐसे विद्यार्थियों को जो है हम थोड़ी मदद भी कर देते हैं कि भाई पहले ही वो बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो जो है सिर्फ मानसिक दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पैसे ले लो और उसको पढ़ाओ नहीं, आपको पढ़ाना भी पड़ता है। तो जो हमारा ऑफलाइन में गुणवत्ता रहती है वही गुणवत्ता हम अपनी ऑनलाइन में भी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा साइबर सिक्योरिटी, है ना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर पूरी की तरीके से देखेंगे। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब ही होता है एल्गोरिथम। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो इनपुट आउटपुट के दौरान जो आउटकमिंग चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट चीज़ें हो रही हैं, एल्गोरिथम के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट चीज़ें हो रही हैं उनको आपको इस तरीके से काम करना है कि आप किसी भी स्थिति में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें। हैकिंग, क्रैकिंग, इस चीज़ का जिम्मेदारी आपका बनता है। तो साइबर का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो कंप्यूटर को, मोबाइल को या इंटरनेट को या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो उसको हम साइबर कहते हैं। और इसकी सिक्योरिटी जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी कार्यों को अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो ठीक नहीं है। और ये गैर कानूनी कार्यों को जो हम रोकते हैं इसी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं साइबर अपराध हो रहे हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, क्रैकिंग हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे अपराधों को जहां पर हम हैकिंग को, साइबर स्टॉकिंग को, सॉफ्टवेयर पायरेसी को, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को या फिशिंग टाइप की गतिविधियों को रोकते हैं, वही चीज़ क्या है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है ना। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चादर है। सामाजिक लेवल पर क्राइम हो रहे हैं, सामाजिक लेवल पर क्या क्राइम हो रहे हैं भैया? सामाजिक लेवल पे आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अगर देखेंगे, सामाजिक लेवल पे अगर हम देखेंगे पूरी की तरीके से तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रहा है? सामाजिक लेवल पे ये समस्याएं आ रही हैं आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कि साइबर वॉरफेयर हो रहा है ना। साइबर पोर्नोग्राफी चर्चा में, साइबर बुलिंग चर्चा में, आइडेंटिटी थेफ्ट समस्या है, फ्लैम को लेकर की समस्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साइबर वॉरफेयर हो रहा है, साइबर पोर्नोग्राफी हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, फ्लैम हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्कस करेंगे। आर्थिक अपराध में सलामी हमला हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, पायरेसी हो रही है, स्पूपिंग हो रही है। टेक्निकली अगर देखें तो स्पैम हो रहा है, कुकीज़ हो रहा है, डाटा डिडलिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, बग हो रहा है, डीबग हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इनको रोकने के हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सामाजिक अपराध में सबसे पहले साइबर वॉरफेयर की। साइबर वॉरफेयर क्या है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर उसके डाटा को चुरा रहा है, डाटा को नष्ट कर रहा है, संचार नेटवर्क को बाधित कर रहा है। और विश्व में वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष के बाद युद्ध का पांचवा क्षेत्र आजकल साइबर है। तो साइबर वारफेयर एक ऐसा युद्ध है जो वायु, समुद्र, जमीन, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि साइबर तरीके से लड़ा जाता है। तो ये साइबर वारफेयर राष्ट्रों के बीच में हो रहा है। दूसरा है साइबर पोर्नोग्राफी। इंटरनेट पोर्नोग्राफी में अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया गया है, अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना, डाउनलोड करना, ये सब साइबर पोर्नोग्राफी का भाग।
साइबर बुलिंग इंटरनेट से संबंधित जो तकनीकें हैं नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, साइबर बुलिंग है ना। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो है वो बैक ऑफ बुली नाम के ऐप का यूज़ किया जाता है, और बुलिंग का जो शिकार होते हैं ऐसे लोग त्वरित स्तर पर घटना को सूचना दे सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, है ना। साइबर बुलिंग भी हो रहा है। फ्लैम है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए अपशब्द जो होते हैं वो फ्लैम कहलाते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? अपराधियों द्वारा एक छद्म रूप धारण करके यूजर की व्यक्तिगत पहचान का मिसयूज करके उसकी आईडी का, पासवर्ड का, उसकी गोपनीय जानकारी को चुरा करके मिसयूज करना, ये बहुत चल रहा है आजकल। नकली फेसबुक अकाउंट, है ना, नकली तरीके से कुछ फ्रॉड करना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई। आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से लोग क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल की सिम की कॉपी बनाकर यूज़ करके किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करके उसको बर्बाद करने की कोशिश भी करते हैं, है ना। साइबर बुलिंग मैंने आपको बता ही दिया, साइबर पोर्नोग्राफी बता ही दिया, साइबर वॉरफेयर बता ही दिया। साइबर वॉरफेयर देशों के बीच में होता है। किसी एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर इंटरफेयर करा और उसकी संचार क्रांति में जो इंटरफेयरिंग हुई वो साइबर वॉरफेयर। साइबर पोर्नोग्राफी मैंने बताया कि इंटरनेट में अश्लील सामग्री, अश्लील चीज़ों को डाउनलोड करना। साइबर बुलिंग मैंने आपको बताया कि भाई इंटरनेट और संबंधित टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट सेवा या वेब पेज पर मोबाइल टेक्निक का प्रयोग करके जो है दूसरे को हानि पहुंचाने के बारे में सोचना, है ना, उसका नुकसान करना। इसलिए साइबर बुलिंग से बचने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बैक ऑफ बुली नाम के ऐप भी डाउनलोड किए ताकि वहाँ के लोगों को जो है मिसयूज ना करना पड़े या मिसयूज का नुकसान उनको ना झेलना पड़े। फ्लैम किसी व्यक्ति के द्वारा लिखेगा शब्द। आइडेंटिटी मैंने बताई दी आपको क्या है। अब आर्थिक अपराध है, तो ये आर्थिक अपराध में सलामी हमला इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है भैया? एक प्रकार का आर्थिक अपराध है। बोलेगा सलामी हमला क्या है? साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसर का पूरा मिक्सचर स्वरूप जिसमें डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की चीज़ों को पढ़ा। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हमने रोबोटिक साइंस पढ़ा कि रोबोट बनाकर कैसे दुनिया को जो है नए तरीके से जोड़ने का प्रयास किया। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रोबोटिक्स बनाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, नई चीज़ों को इन्वेंशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। समाज में अपराध होंगे, सामाजिक अपराध होंगे, आर्थिक अपराध होंगे, तकनीकी अपराध होंगे। तो उसी में से एक है सलामी हमला। साइबर अपराधी बैंकों के खाता धारकों के खातों से धन निकास करता है, प्रायः बहुत ही मामूली रकम के माध्यम से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में एक प्रकार का अवांछित जो है प्रोग्राम को डाल दिया जाता है और किसी के बेचारे के पैसे को जो है वो अकाउंट होल्डर जो है वो है मिसयूज करके उसका जो है वो साइबर अपराधी जो है बैंक खाते धारकों के खातों से पैसों को निकाल लेता है। और ये जो इस प्रकार का बैंकिंग फ्रॉड किया जाता है, ये इकोनॉमिकल फ्रॉड किया जाता है, इसको सलामी हमला कहा जाता है। ठीक है, खाता धारक को इससे संबंध में पता नहीं चल पाता बेचारे को, उसका पैसा किसने ले लिया, कैसे ले लिया, कहाँ ले लिया, उसका पैसा कैसे चला गया। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? इसमें साइबर अपराधी इंटरनेट यूजकर्ता से चैटिंग के दौरान उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि जानकारी हासिल ले लेता है और फिर उसको ब्लैकमेल करता है ना। कुछ अश्लील फोटो भेज देता है बातचीत करते हुए, कोई लड़की का कॉल आ जाता है और व्हाट्सअप कॉलिंग हो जाती है, फेसबुक कॉलिंग हो जाती है और फिर उधर से जो है वो कुछ आपत्तिजनक चीज़ें करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जिसको ब्लैकमेल किया जाता है। ये साइबर स्टॉकिंग के कई मामले देखने को मिले। पायरेसी में कॉपी बनाकर बाजार में बेचा जाता है कोई चीज़ को ना। और स्पूफिंग क्या होता है? ये झूठी तरकीब या छलावा, एक प्रकार का घोटाला। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आईटी वर्ल्ड में छलने का प्रयास करता है और स्पूफिंग का मतलब होता है कि कुल मिलाकर के फेसबुक पे फेक आईडी बनाकर पैसे लेने की कोशिश करना, है ना, कि मेरा पेटीएम नंबर है साहब, मेरे को पैसे भेज दो, मेरे को बहुत अर्जेंट है, तो हमारा पहचान वाला है समझकर हम उसको डाल देते, बाद में पता चलता वो पहचान वाला नहीं है भैया, उसका अकाउंट जो है हैक कर लिया गया था। इस तरीके की गतिविधि। अब जैसे सामाजिक अपराध है, आर्थिक अपराध है, कुछ तकनीकी अपराध भी। स्पैम क्या होता है? अनेक व्यक्तियों के इनलीगल तरीके से भेजा गया ईमेल जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डाटा को नुकसान पहुंचाया जाता है और इनलीगल तरीके से गलत बातें किए जाते हैं। विज्ञापन का एक सस्ता माध्यम है, इसको स्पैम कहते हैं। पूछ लेते हैं स्पैम का ऐसे संबंधित है ना। ये कुकीज़ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट में कुछ सूचनाओं को स्टोर किया जाता है और प्राथमिकता और उसके द्वारा वेबसाइटों का विवरण ब्राउजर में लिख दिया जाता है और इस प्रकार से जो है इनका प्रयोग जो है करा जाता है। तो किसी भी यूज़र की जो है गोपनीयता यहाँ पर क्या होती है? भंग हो जाती है और कुकीज़ के द्वारा जो है आपकी पर्सनल बातें भी जो है आपकी लोगों तक पहुँच जाती है। तो वेबसाइट यूज़ करते समय वेबसाइट का सर्वर जो है वो इसका मिसयूज़ वगैरह कई बार हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है अगला जो है वो है आपके डाटा डिडलिंग है। ये पहले डाटा को कंप्यूटर पे प्रोसेस होने के पहले परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर उसके बाद वो डाटा को जो है प्राप्त कर लिया जाता है। डाटा डिडलिंग भी एक प्रकार की टेक्निकल फॉल्ट है। फिशिंग मतलब किसी को फंसाना, यूज़र नेम, पासवर्ड आदि जानकारी लेकर उसको गलत तरीके से वो करना। बग
सिस्टम में रह जाने वाली गलती को बग कहते हैं। डीबग, गलतियां पकड़ने की प्रक्रिया जो है वो डीबग कहलाती है। तो बग और डीबग दोनों याद रखना है, टेक्निकल फॉल्ट है। अब ये कुल मिलाकर अपराध से संबंधित समस्याएं हैं जिनको हम यहां पर समझ सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं थोड़ा हैकिंग टूल्स और मॉलवेयर क्या है, और इसके बाद मैं इनसे संबंधित कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा करके बता दूंगा। हैकिंग मतलब किसी सिस्टम में जाकर के उसके साथ छेड़खानी करना, ये चीज कहलाती है हैकिंग, है ना। किसी के साथ जाकर सिस्टम के छेड़ना, एक ही चीज कहलाती है हैकिंग। और हैकिंग डाटा सॉफ्टवेयर को छेड़ने की प्रक्रिया है। एक होते हैं ब्लैक हैकर्स, इनको क्रैकर कहती है, इनलीगल गतिविधियों के लिए यूटिलाइज करते हैं किसी की, इनको आईटी की दुनिया में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्लैक हैकर्स कहते हैं, जो कि गोपनीय तरीके से किसी भी जानकारी को जो है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ब्लैक हैकर्स होते हैं। और ये हमेशा जो है गलती काम करेंगे, पासवर्ड चुरा लेंगे, वित्तीय जानकारी तक पहुंच जाएंगे, अकाउंट को हैक कर लेंगे, निजी जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्लैक हैकर्स हमेशा जो होता है वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, और ब्लैक हैकर्स को ही क्रैकर्स कहा जाता है। बड़ा गोला बना के ब्लैक हैकर लिखो, छोटा बना के क्रैकर लिखो, तो ब्लैक हैकर्स ही जो होते हैं वो क्रैकर्स होते हैं। जबकि जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो इथिकल हैकर होते हैं, वो कभी भी गलत काम नहीं करते हैं ना, और सरकार या कोई संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं। और ग्रे हैकर्स होते हैं जो कभी व्हाइट हैकर्स के रूप में होते हैं, कभी ब्लैक हैकर्स के रूप में होते हैं, कभी अच्छे काम करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं, इनको ग्रे हैकर्स कहते हैं। स्क्रिप्ट किडीज होते हैं जो कंप्यूटर को हैक करके किसी के मौजूदा जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं और उसको अपना बता देते हैं, इसको स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं। रेड हैकर्स होते हैं जो हैकिंग की दुनिया में सतर्क के रूप में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया से ब्लैक हैट हैकर्स को खत्म करना चाहते हैं। ब्लू हैकर्स होते हैं, ये प्रोफेशनल पेशेवर होते हैं, सॉफ्टवेयर को जारी करने के पहले उनकी कमियां बताते हैं। और ग्रीन हैकर्स थोड़े नए होते हैं, ये स्पेसिफाइड होते हैं, अपने क्राफ्ट कौशल में सुधार करके बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो ये थोड़े अच्छे होते हैं और आईटी की दुनिया में इनको अच्छा माना जाता है ना। एक फ्रीकर होते हैं जो टेलीफोन में हैकिंग करते हैं, उनको फ्रीकर बोलते हैं ना। फ्रीकर कई बार बोलता है, फ्रीकर शब्दावली कैसे संबंधित है। अब जैसे हैकिंग पढ़ा अपन ने, हैकिंग टूल्स देख लेते हैं अपन। कुछ रूट किट्स होते हैं जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं किसी सिस्टम, हैकर्स के सिस्टम को कंट्रोल करने की जो अनुमति देती है, उनको रूट किट्स कहते हैं ना। महत्वपूर्ण डाटा की चोरी करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक्स। की लॉगर्स होते हैं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है, कोई भी दबाई गई प्रत्येक की को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा कुछ वॉलंटरेबल स्कैनर्स होते हैं, ये भी इस प्रकार के हैकिंग टूल्स के तौर पे काम करते हैं। फिर एक होता है मॉलवेयर, तो एक हो गया हैकिंग, एक हो गया हैकिंग टूल्स, और हो गया तीसरा मॉलवेयर। मॉलवेयर में वायरस आएगा, वॉर्म्स आएगा, ट्रोजन होम्स आएगा, रैम्सवेयर आएगा, स्पाईवेयर्स आएगा। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर वायरस होते हैं। वायरस का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और फ्रेड कोहन और लियोनार्ड एडलमैन ने इस शब्द को दिया था ना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फ्रेड कोहेन और लियोनार्ड एडलमैन ने इस शब्द को दिया था, याद रखेंगे। वायरस भाई बहुत प्रकार के होते हैं ना। वायरस कभी भी ईमेल से नहीं आता, बल्कि ईमेल के अटैचमेंट से आता है ना। ईमेल से, गेम से आता है, लेकिन ईमेल के अटैचमेंट से आता है। फाइल वायरस होते हैं, बूट वायरस होते हैं ना। माइकल एंजेलो एक प्रकार का बूट वायरस है। प्लेमॉर्फिक वायरस होते हैं, है ना। क्रीपर जो पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। वॉन हॉप, सी ब्रेन जो 1986 में जो है पहला भारत का वायरस था। आई लव यू जो इंडोनेशिया वालों का वायरस था, है ना। ये वॉर्म का उदाहरण है, वॉर्म वायरस का उदाहरण है। माइकल एंजेलो ये बूट वायरस है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया ना, इसको देखेंगे। तो वायरस के अलावा सेकंड चीज है मॉलवेयर का जो सेकंड प्रकार है वो है वॉर्म, है ना। जैसे वॉर्म की वजह से कंप्यूटर धीमी गति से काम करने लग जाता है, जैसे कामसूत्र, क्रिसमस ट्री, मॉरिस, आई लव यू, फादर क्रिसमस, 20 टैब, विट्टी, माई डूम, मेलिसिया, डाबर, ये इस प्रकार के वॉर्म है। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? मॉलवेयर का एक प्रकार है, जैसे वायरस है, जैसे वॉर्म है। ये द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता, है ना। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद रैनसमवेयर है ना, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है ये भी। और स्पाईवेयर ये भी दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे साइबर क्राइम को रोकने के प्रकार हैं, साइबर क्राइम को रोकने के प्रयास हैं, और इसके लिए एंटीवायरस वगैरह यूटिलाइज किया जाता है ना। भारत में एंटीवायरस टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है। तो कुछ वायरस को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ एंटीवायरस भी जो है यूज़ किए जाते हैं। ये एंटीवायरस के नाम है ना। एवेस्ट है, बाइटफेंड है, एवीजे है, एवीरा है ना, पांडा है, नॉर्मैन है ना, क्विक हील है, मॉलवेयर बाइट्स है, K7 है ना, आपके नॉर्टेन है, डिफेंडर है, MCAFE है, वाइबोट है, नेट प्रोटोकॉल है ना, नेट प्रोटोकॉल है। ये तमाम प्रकार के जो है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर 2000 में एक्ट भी आया है ना, 66E के अंतर्गत। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में आई है कंप्यूटर के क्षेत्र में। बुडापेस्ट कन्वेंशन इससे रिलेटेड है। साइबर क्राइम को रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल भी 2019 में बनाया गया है ना, हम सारे पढ़ेंगे। और बहुत सारे
अपने स्तर पर सरकारी प्रयास हो रहे हैं और इस तरीके के प्रयास साइबर स्टैटिक्स के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको जो ब्लैक हैकर्स और ये वाला है टॉपिक, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि भाई हम क्या और क्यों पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो कुल मिलाकर जो साइबर स्टैटिक है भाई, ये आपको ये समझने की कोशिश करना है कि साइबर स्टैटिक बहुत बड़ी विचारधारा है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम सारी चीज़ों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये आपका जो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट है ना, ये आपको समझने की कोशिश करना है। ये मैंने आपको बताया अभी टाइप्स ऑफ वायरस में, है ना। ये टाइप्स ऑफ वायरस में मैंने आपको बताया, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपको मैंने बताया था, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं पीपुल हु स्पेशलाइज हैकिंग चेक द फॉल्ट्स ऑफ सिस्टम, और ये इथिकल हैकर्स होते हैं। ग्रे हैकर्स होते हैं एक्सप्लॉइटेड करते हैं सिक्योरिटी को, अटेंशन करते हैं ऑनर्स को, जब अच्छा हो जरूरत तो पॉजिटिव काम करते हैं, जब जरूरत हो तो निगेटिव काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू मालिक काम करते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स ऑलवेज नेटवर्क एंड होम टू द नेटवर्क ऑफ प्रॉपर्टी, और ये मिसयूज़ करने का काम करते हैं, इनडायरेक्टली जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इस प्रकार से जो है वाइट हेड हैकर्स, ब्लैक हेड हैकर्स में ब्लैक हेड हैकर्स हमेशा नुकसानदायक काम करते हैं, और इन्हीं को ख़त्म करने के लिए जो है रेड हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हैकिंग, क्रैकिंग ये बहुत बड़ी विचारधाराएँ हैं, और इनसे संबंधित चीज़ों में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़नी है। मैंने स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन, रूटकिट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करी, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी मैं आपको साइबर स्टैटिक्स को, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को लेकर कुछ क्वेश्चन एनालिसिस यहाँ पर दिखवा देता हूँ कि शब्द खालिस्तान से ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकार कंप्यूटर सिस्टम में सैन लगा के घुसता है, जालसाजी करता है, कौन सा हैकर कहलाएगा, हो ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि वाइट हेट वाला जो इथिकल होता है हैकर ही होता है, स्टेकर होता है क्रेकर, तो क्रेकर कहलाएगा क्योंकि ब्लेड हैकर को ही क्रेकर कहते हैं, ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा साइबर अपराध नहीं है, ये सारे शब्द मैंने बताए थे। ऑनलाइन चीटिंग साइबर अपराध नहीं है। स्पैम मैंने आपको बताया था, स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं हमेशा जो है कंप्यूटर को जो है वो उसकी जानकारी को जो है दूषित इरादों से जो है चुराने का कोशिश करते हैं, और वो जो इंटरफेयर करते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। और इस तरीके से जो है मैकफी, ये जो मैंने बताया था आपको, ये एंटीवायरस से अभी बताया था, मैकफी, MCAFE। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वायरस का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, आपको वाइटल इंफॉर्मेशन, है ना, रिसोर्स आपके अंडर द सीज, ये वाला, ठीक है। ये आपको वाइटल। मित्रों, अभी हमने जो आज की क्लास में यूनिट 9 में जो है यहाँ पे चर्चा करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, रोबोटिक्स पे, और हमने साइबर सिक्योरिटी पे, इससे संबंधित हमने प्रश्न भी बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट और अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में। हमारे सारे टॉपिक हमने फॉर्मेटेशन अप्रोच से बनाया हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पूरा बनाया हुआ है कंप्लीटली, हमने पूरा टॉपिक बना के उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हमने कैरी किया हुआ है। रोबोटिक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैरी किया हुआ है। इस तरीके से हमने साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक डिटेल विजन तैयार किया हुआ है। तो ये हमारा पूरा जो आपका यूनिट 9 का नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम आपको अगला टॉपिक जो है ई कॉमर्स पूरा डिटेल में, ई गवर्नेंस पूरा डिटेल में, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की पूरा डिटेल में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की डिटेल में, बेसिक कंप्यूटर पूरा डिटेल में कराएंगे। तो यूनिट 9 के सारे नोट्स उन बच्चों तक पहुंच जाएंगे जो हमारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं,
जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी कर लें, 75-80 दिन बचे हैं, है ना। 24 अप्रैल के लिए जल्दी जुड़िए, बाद में भी जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी से जुड़िए। 2100 रुपये ही आपको जमा करना है। इसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 पढ़ाई जाएगी, समय समय पर 4-4 घंटे के पूरी यूनिट वाइज वीडियो दिए जाएंगे। परेशान नहीं होना है आपको, आपका वीडियो आपके व्हाट्सअप नंबर पर गूगल ड्राइव के माध्यम से मिल जाएगा, और यूट्यूब में जो काम का है वही डलेगा, बाकी जो महत्वपूर्ण काम का है वो आपको पर्सनली मिलेगा। पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पूरा कंटेंट ऑफ नोट्स मिल जाएगा, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। जहाँ लाइव की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लाइव भी लेंगे, एक एक स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहने की भी कोशिश करेंगे। मेंस की भी टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो गई है, क्लासेस चालू हो गई हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी बहुत जल्दी चालू हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिट 9 कंप्लीट कराएंगे, साथ में यूनिट 7 कंप्लीट कराएंगे, यूनिट 10 कंप्लीट कराएंगे, यूनिट 8 भी हम चालू कर रहे हैं। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के महत्वपूर्ण लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को, जनरल साइंस को भी लेके काम करेंगे। तो ठीक है, सुनते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी जुड़ें। और मध्य प्रदेश पीएससी जो 2022 अप्रैल में 24 अप्रैल को होने जा रही है, उसके लिए एक रणनीतिक तैयारी करते रहिए। मैं महेंद्र मूले आपके साथ पढ़ते और पढ़ाते रहूँगा, और बढ़िया मन लगा के पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, और खूब लिख कर देखिए, खूब लिख कर याद करिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। और एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो, इसको ध्यान में रख के अपना स्कोर कार्ड बढ़ाएं, और अपने ड्रीम को जो है सक्सेस करने की तरफ कोशिश करें। इस पूरी मुहिम में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे था 9584928252। इस पे आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, आपका माध्यम क्या है, आप किस शहर या किस स्थान से रहते हैं, और हमारे फ़ोन पे नंबर पर पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजें। आप तक आपका वीडियो, आप तक आपके नोट्स, आप तक आपको आपकी पूरी काम की टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल कराएंगे। हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ, आपके मिशन में, आपकी गंतव्य यात्रा में हम अंत तक आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।